हेलो हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए। आप लोग भी सोच रहे हो अरे अचानक बोर्ड वाले सर इस गोल से सर्कल में कैसे पैक हो गए। लग रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, कहीं भी पैक है, पैक होकर भी कहीं भी आकर भी आपके टारगेट को हम करेंगे पूरा। आप लोग भी सही इमोशन डायरेक्शन में आए हो तो आपका इमोशन का सही डायरेक्शन मिलेगा, वो मिलेगा कहाँ, ग्रेट डायरेक्शन में। तो चलते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले हमने सेल में ये पढ़ा था, सेल थ्योरी में, कि जो भी इन्होंने बताया है, ये क्या बता रहे हैं कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो आ कहाँ से रहे हैं। तो ये बताया था उन्होंने कि जो भी सेल जो एराइज हो रही है, क्या हो रहे हैं, नॉन सेलुलर मटेरियल से हो रहे हैं एराइज। तो आइए जानते हैं कि नॉन सेलुलर मटेरियल से कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक ना। ये किसकी थिंकिंग की, ये जो थिंकिंग थी, इन्होंने कौन कौन मिलकर बताया था, सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लेडर और स्वान ने दिया था। स्लेडर और स्वान ने ये कहा था जो भी सेल हमारे एराइज हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, नॉन सेलुलर मटेरियल से हो रहे हैं, इन्होंने ये बताया था। बट इनके थ्योरी को अप्रूवल नहीं दिया गया, इनकी थ्योरी को ज़्यादा मान नहीं दिया है, क्योंकि नॉन सेलुलर मटेरियल से एकदम इनका मानना यह था कि कहीं से कोई ऐसा सेल आया और उससे फिर अगला सेल बन जा रहा है। मतलब कोई लॉजिक नहीं थी बात में, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था कि जिससे पता चले कि सेल थ्योरी वास्तव में, मतलब सेल जो है एराइज हो कहाँ से रहा है, अगला सेल बन कहाँ से रहा है, कैसे बन रहा है चीज़ें, ठीक ना, कैसे बन रहे हैं। तो कई सालों बाद, फिर 15 साल बाद फिर हमारे आते हैं रुडोल्फ विर्चो आते हैं। रुडोल्फ विर्चो 1855 में आते हैं, वो प्रपोज करते हैं और वो देते हैं और वो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जो सेल एराइज हो रहा है, जो सेल बन रहा है वो क्या हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है। अगली सेल जो एराइज हो रही है, जो नई सेल बन रही है, वो किससे बन रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। उन्होंने ये बताया, किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। फिर इसके बाद जब उन्होंने ऐसा बताया तो उनकी थ्योरी को क्या कहा गया, स्लेडन और स्वान को इन करेक्ट कहा गया। अपनी जिन्होंने जो थ्योरी जो दिया था सेल थ्योरी का वो तो सही थी, बट इन्होंने ये रिसर्च किया और इन्होंने ये बताया कि उन्होंने अब तक जितना बताया वो तो सही है, बट ये जो बता रहे हैं कि जो नई सेल एराइज हो रही है ये थोड़ी गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, इस गलत वाले चीज़ को मैं सही करके मैं अपने एक थ्योरी देता हूँ। तो उन्होंने इस जो भी उन्होंने काम किया था स्लेडन और स्वान ने, उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया, ऐड किया और रिफाइन करके उन्होंने इस चीज़ों को ऐड किया, प्री एग्जिस्टिंग सेल का। गेटिंग है। उन्होंने ये बोला कि जो हमारी सेल है वो सेल आ कहाँ से रही है, तो सेल मैंने पहले बोला ना कि उनकी ही जो सेल थ्योरी जो उन्होंने दे रखा था स्लेडन और स्वान ने, उन्हीं की सेल थ्योरी में इन्होंने क्या किया, पार्ट को ऐड किया और इसके बाद उन्होंने 2 पार्ट खुद से ऐड किया और बताया कि जो सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो मतलब नई सेल एराइज हो कहाँ से रही है। उन्होंने ये बात बताया, उन्होंने बताया कि ऑल सेल कम फ्रॉम अदर सेल्स, जो सेल आ रही है उसी के अदर सेल्स, मतलब ओमना सेलुला ई सेलुला, आपने नाम सुना होगा। ये कौन बता रहे हैं, रुडोल्फ विर्चो बता रहे हैं और उन्होंने इस बात को ऐड किया। और उन्होंने देखो जब ये सेल थ्योरी लाया, जब रुडोल्फ विर्चो ने जब ऐसा कॉन्सेप्ट लाया, जब प्री एजेक्शन सेल का कॉन्सेप्ट लाया ना, तो मानो कि एक मेडिसिन वाली दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया मानो कि एक तहलका मच गया, एक बदलाव आ गया। और वो बदलाव कैसे आया आप भी देखो और मैं भी देखता हूँ कैसे आया है, ठीक ना, देखते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो प्री एजेक्शन सेल है अदर सेल से आ रही है, मैंने आपको जस्ट यही बताया। उन्होंने ये बोला कि नॉर्मल फिजियोलॉजी जो हमारे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी, वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी इज फंक्शन सेलुलर फिजियोलॉजी, मतलब जो भी हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी उसका फंक्शन डिफाइन करने का सेलुलर फिजियोलॉजी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर देन उन्होंने थर्ड पॉइंट ये बताया मेरे प्यारे दोस्त की, डिस्क्राइब ऑफ द फिजियोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। ये बताओ अगर हमें बीमारी का पता चल गया तो क्या हम बीमारी के इलाज को नहीं ढूंढ लेंगे। सबसे पहले तो ये कि सेल की जो फिजियोलॉजी है, सेल के जो फंक्शंस है उसमें दिक्कत आ रही है, तो उस फंक्शन में जो दिक्कत आ रही है और फंक्शन में दिक्कत करने वाला है कौन, कर कौन रहा है, इसके बारे में हमें पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले इसके बारे में पहले पता करना चाहिए। देन अगर इसके बारे में हमें पता हुआ तो हम उसकी जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर इस सेल की, जो सेल हमारे डिश में कॉज हो रहे हैं, जो हमारी मतलब जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण क्या होंगे, उसके फंक्शन को क्या की जाएगी, ठीक की जाएगी और देन उसी का इलाज फिर हमारे पास उपस्थित होगा। तो ये एक बड़ी चेंजेस थी, एक बड़ी बदलाव थी जो
किसने किया? हमारे रुडोल्फ विर्चो ने किया। और एक मेडिसिन वाली दुनिया में क्या हुआ? तहलका समझिए। आप भी समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक रेटिंग मेरे पॉइंट। इस प्रकार ऐसे सेल का क्या हुआ? एराइज हुआ और ऐसे सेल थ्योरी में बदलाव आया। ऐसे कि सेल थ्योरी के पार्ट्स कंप्लीट हुई। आपको और भी कुछ बात है ना जो सेल थ्योरी में ऐड किया गया है। आखिर क्या ऐड किया है इसको देखिए। क्या कहा गया कि जो हमारी सेल है वो क्या कर रही है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर रही है? पास आउट कर रही है, कैरी आउट कर रही है। एंड रिप्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक एंड रिप्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन को भी सेल क्या कर रही है? पास आउट कर रही है और कैरी आउट कर रही है। ये भी पॉइंट्स क्या हुआ? सेल थ्योरी में ऐड किया गया। अब बात ये करते हैं कि हमारी जो सेल थ्योरी की एग्जिट जो पॉइंट है जो हम सेल थ्योरी में पढ़ते हों वो मेन रूप से किस पॉइंट को पढ़ते हैं? आइए देखते हैं। तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जो सेल थ्योरी की हम जो पार्ट्स पढ़ते हैं मेन रूप से हम 3 पार्ट पढ़ते हैं और 3 पार्ट को मैं अभी डिनोट आपको करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली पार्ट है जो आपको मैंने जस्ट बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोस्ट ऑफ 1 और मोर सेल। फर्स्ट है। सेकेंड है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ। आपको मैंने ये बताया था, 2 पार्ट हुए। एंड थर्ड पार्ट रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा ऐड किया? ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स। ठीक ना, ये आपको मैंने बात बताई। तो ये सेल थ्योरी की जो 3 पार्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसी 3 पार्ट को हम सेल थ्योरी में रखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, डन। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? अब जो 2 पॉइंट है जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, 2 और पॉइंट्स, उनको बल्कि सेल थ्योरी में न रख कर हम उनको कहाँ रखते हैं? हम उनको रखते हैं पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। कौन से पार्ट में पढ़ते हैं? पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। देखिए जो रुडोल्फ विर्चो थे ऐसे तो बहुत तो पढ़े लिखे थे, हमारे जैसे थे नहीं और उनके जैसे भी नहीं थे, मतलब काफ़ी अच्छे स्टडी, मतलब काफ़ी अच्छे एजुकेटेड थे जो वो, और काम भी किस पे कर रहे थे? जो मेडिसिन वाली चीज़ों पे काम कर रहे थे, मेडिसिन खोज रहे थे, कई सारे मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे थे। देन इसी पार्ट से उन्होंने सेल थ्योरी का पार्ट्स को दिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात कंप्लीट हुआ होगा, समझ में आई होगी। जहाँ दिक्कत हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपने टॉपिक समझ लिया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आराम से बढ़ते हैं, जो आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। अब सेल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डन। क्या कहता है? जो आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि लाइफ इज़ द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। हमारी लाइफ की जो बहुत बेसिक और यूनिट है वो कौन है? सेल है। जो क्या करती है? बिल्कुल स्मॉल है, स्मॉल से स्मॉल यूनिट है, यूनिट लाइफ ऑफ द सेल। ये आप जानते ही हो, बहुत इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत नॉर्मल है ये चीज़ें, आप भी समझते हो, आई होप, है ना? समझते हो ना? बिल्कुल समझते हो, वो तो मैं जान ही रहा हूँ आपको क्या क्या आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आगे कर चलते। और क्या कह रहा है कि जो हमारी जो सेल है वो सेल क्या करती है? रिमूव द प्लांट्स एंड एनिमल। जो भी सेल है वो लैब कल्चर एंड कल्चर ऑफ द लैब में ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है। एंड द सेल डाइड टू द मिस्टेक। सेल ही जो है फंक्शन को मिस्टेक्ट करके एंड डेट इन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और सेल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या है? सेल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है आप देख सकते हो, वो क्या करती है? डेट। ये देखो, ये लाइन बड़ी प्यारी सी है। अब जो आपको सेल जिंदा रख रही है वही सेल मरने का भी कारण है, क्योंकि बताओ अब कोई भी हमारी अर्थ पे फिक्स है नहीं, कोई रहने वाला है नहीं, ना आप रहोगे ना मैं रहूँगा, किसी न किसी को एक दिन जाना है। तो जो सेल एराइज हो रही है उससे भी एक न एक दिन क्या हो रही है? नष्ट होना ही होना है। तो इसलिए फंडामेंटल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, डेथ। ठीक है ना, ये डेथ कंडीशन तक जाती है। गेटिंग यहाँ तक पॉइंट। और क्या कह रहा है कि सेल विदिन द बॉडी, सेल विदिन द बॉडी, आप देख सकते हो इसे भी, विदिन द बॉडी डाइट्स इंटरनल प्रोग्राम डेट द इलिमिनेट नेसेसरी पोटेंशियल कैंसर सेल। अब जो भी कैंसर सेल है उसको इंटरनल प्रोग्राम के थ्रू इंटीमेट, मतलब अल्टीमेट क्या करती है? उसे नेसेसरी करती है, जो भी है ना? ऐसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे सेल क्या करिए उसको एबनॉर्मल बिहेवियर को चेंज करके अल्टीमेट कैंसर सेल्स की ओर जा रही है। यहाँ तक गेटिंग मेरे पॉइंट? ऐसे हो रही है सेल की ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी थी जो आपने कवर किया। अब आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेल को जो
कल्चर किया गया था, ह्यूमन सेल को कल्चर किया गया था, वो हीला सेल। कौन सा सेल था? हीला सेल। हीला सेल को क्या किया गया था? सबसे पहले कल्चर किया गया था, ठीक ना, हीला सेल। अब हीला सेल को कल्चर किया गया, वाज द स्टार्टेड बाय द जेग्रा एंड द मेरा 1951 में किया गया था। और जिस सेल पे कल्चर किया गया था मेरे प्यारे दोस्त, ह्यूमन सेल को, कई टाइम लगे रहे सेल को कल्चर करने के लिए। सेल को कि अगला सेल जो हमारे पास है वो कैसे कल्चर हो। कैंसर सेल की बात करते हैं, कैंसर सेल कैसे कल्चर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन सेल को कल्चर किया गया था 1951 में किया गया था। देन 1951 में ये जो आप देख रहे हो किसके द्वारा किया गया था? हेनरिटा लेक के द्वारा। हेनरिटा लेक एक लेडी से इन्हीं के सेल को लेकर कल्चर किया गया था, ह्यूमन सेल को। आप देख सकते हो यही जो है हेनरिटा लेक है, इन्हीं के सेल को कल्चर किया गया था। और कई टाइम तक, तो आपको मैं ये बताता हूँ, क्योंकि पहले जो था ना, ये था कि सेल डाइड हो नहीं रही है, सेल मर नहीं रही है, सेल मतलब काफ़ी टाइम तक क्या है, जीवित ही है, काफ़ी टाइम तक वो जीवित ही है, काफ़ी टाइम तक वो सर्वाइव कर रही है। मतलब पहले ये थिंकिंग थी, बट ये मैंने बोला ना कि जो रॉ मटेरियल है, एक सेल भी एक रॉ मटेरियल है जो आती है और जाती है। तो हर ये जो सेल एग्जिस्टेंट है हमारा, वो भी ऐसा ही है, वो भी आया और वो भी जाने वाला ही। तो ये जो कैंसर सेल है क्या हो रही है, वो अपनी डुप्लीकेट बनाई जा रही है और सेल सर्वाइव करती जा रही है। इस प्रकार ऐसे चल रहा है। तो ये हीला जो थे हेनरिटा, इन्हीं के सेल को कल्चर किया गया था और काफ़ी टाइम तक ये पता किया गया, फिर ये पता लगाया गया कि ये जो सेल है क्या होती है, डुप्लीकेट करती है और अपने कल्चर क्या होती है, एराइज करती है और बढ़ाती है। ये एक हीला सेल, वो कौन सा सेल था? हीला सेल, विच द ग्रो इन द लेबोरेटरी वर्ल्ड वाइज द यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये पता किया गया। गेटिंग है ना? सेल को देखिए, सेल क्या है, तो सेल को कम्प्लीटली, सेल जो हमारी है वो सेल हमारी हो किसी और की हो, हर की सोल क्या हो रही है, इन द रिफ्लेक्स ऑफ द ऑर्डर कंसिस्ट नीड फ्रॉम द प्राइज, क्या प्राइज ऑर्गेनिज्म, वो एक प्राइज ऑर्गेनिज्म है, डुप्लीकेट कराती है। और देन सेलुलर एक्टिविटीज लाइक द डीएनए डुप्लीकेशन, और जो सेल हमारी है डीएनए का डुप्लीकेशन करती है। देन फिर और जो वही सेल जो है ना हमारी क्या करती है, जो हमारी डैमेज सेल है, डैमेज डीएनए है, उसको क्या करती है, रिपेयर करने का भी काम करती है। किसके द्वारा? मैकेनिज्म के द्वारा। गेटिंग है ना? इसके द्वारा क्या करती है, रिपेयर करने का काम भी करती है हमारी सेल। गेटिंग? आगे सुनिए, ये ऐसे करती है हमारी सेल। और इच द टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स कंटेन्स स्ट्रक्चर्स and functions. Structure in the combination in function predicates across the species इंडिविजुअल ए स्पेशली, मतलब ये प्रेडिकेट भी कर रही है, एक्रॉस भी कर रही है। कौन? सेल हमारी। उस सेल मतलब जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर से जो सेल खराब हो जाए, जो सेल डैमेज हो जाए, वो क्या करनी, प्रेडिकेट करने का भी काम कर रही है हमारी सेल। गेटिंग है? मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस सेल ही काम कर रही है ऐसे एराइज करने का, ठीक है। रिमूव, अब देखो ऐसा नहीं है कि क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द सेल लिंकिंग intestine have the specially organism to the effective remove की बात हो रही, effective remove nutrients from the digestive tract। अब क्या कर, देखो जो भी हमारे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन जाती है, न्यूट्रिशन जा रही है, जो न्यूट्रिशन आ रही है उसको क्या करे, ट्रैक कर रही है सेल, क्या कर रही है, उसको पकड़ रही है, उसको ट्रैक कर रही है। और ट्रैक करने के बाद सेल क्या कर रही है, उसको कहाँ भेज रही है, उसको फेंक नहीं रही है, बल्कि उससे कहाँ भेज रही है, उसे ब्लड में भेज रही है। और ब्लड क्या कर रही है, उसको न्यूट्रलाइज करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यही तो काम कर रहा है सेल। मेरी बात समझ में आ रही है ना? न कि उसके कहीं पकड़ के फेंक रही है, फेंकेगा नहीं वो बल्कि उस न्यूट्रिशन को कैप्चर करके, ट्रैक करके वो क्या कर रही है, ब्लड को दे रही है। ब्लड थ्रू आउट करके, सल्फाई करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, दे रहा है एनर्जी। गेटिंग? जिसके द्वारा हमारा आप क्या हो रहे हैं, अच्छी तरह सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है ना।
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेल जो हमारी है वो सेल क्या हमारी है, सेल प्रपोज ए जेनेटिक प्रोग्राम। एक सेल क्या है, एक जेनेटिक प्रोग्राम है जो मेन्स टू यूज करती है हर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इंडिकोड कर रही है, जो क्या कर रही है, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए को इंडिकेट कर रही है। ऐसे सेल क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, कलेक्ट कर रही है, उसे कलेक्शन कर रही है, किसको, जीन्स को। इसलिए सेल क्या हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है, कैच आउट करती है और पास आउट करती है। एक कौन काम कर रही है, सेल कर रही है। देखिए, सेल आर द कैपेबल प्रोवाइडिंग मोर ऑफ द देम सेल्फ। अब सेल क्या क्या करता है, देम सेल्फ, जैसे मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि जो हमारा सेल है वो सेल क्या करेगा, उस देखो सेल क्या करेगा, सेल लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल रिप्रोड्यूस बाय द डिवीजन वेयर द कंटेंट ए मदर सेल डिस्ट्रीब्यूट टू द डॉटर सेल। मतलब सेल जो है डिवीजन करके अपने सेल को क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और अपने सेल को बढ़ा रहा है, क्या, किसके थ्रू, डिवीजन के थ्रू। गेटिंग है ना, मदर सेल से फिर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ये सेल क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस होके ये सारी काम हो रही है। गेटिंग है ना, बात आ रही समझ में। और सेल क्या कह रहा है कि बिफोर डिवीजन जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन। तो आपको मैंने पहले बताया कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन के थ्रू पास आउट कर सकती ही नहीं है। जब सेल डुप्लीकेट करेगी तभी सेल की जो होगी जेनेटिक मटेरियल क्या होगी, पास आउट होगी। बात समझ में आ रहा है ना, जब सेल डुप्लीकेट नहीं करेगी तो जेनेटिक मटेरियल पास आउट नहीं होगी, है ना। ऐसे ही होते जा रहा है, हमारे सेल में भी यही हो रहा है, आप देख रहे हो। और each the daughter cell receive the share equal genetic information in cases from the daughter equality volume। और जो हमारे पास डॉटर सेल की जो वॉल्यूम है और जो हमारे पास मदर सेल की जो है, क्या होगी, दोनों की इक्वल जेनेटिक मटेरियल वॉल्यूम क्या होगी, इक्वल केसेस में पाए जाएंगे, इक्वल केसेस में पास आउट होगी। बात समझ में आ रहा है। ये आपको जेनेटिक्स में और भी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और भी बताया जाएगा एक्सप्लेन करके। देन ऐसी करिए सेल, अगर ऐसा नहीं करेगा तो सेल ये डुप्लीकेट करेगा ही नहीं करेगा। रेडी है, आगे देखो। तो ये कह रहा है कि और भी हम केसेस में क्या समझ सकते हैं, और केसेस में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देन हाउ एवर सम केसेस फ्रॉम द ड्यूरिंग डिवीजन ह्यूमन oozygote one daughter cell may the retain almost all of the cytoplasm defend the receiving only half genetic material। अब साइटोप्लाज्म जैसे कहने का मतलब जो एक बन रहा है, अब एक डिवीजन के थ्रू जो बन रहा है, अब एक जो डिवीजन के थ्रू बन रहा है वो साइटोकाइनेसिस कर रहा है, और साइटोकाइनेसिस के थ्रू ही वो साइटोकाइनेसिस है उसी के थ्रू क्या है, रिसिप्ट कर रहा है डॉटर सेल में। अगर एक जो बन रहा है, अगर एक डिवीजन के थ्रू साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो देन ये कंप्लीट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इसी से पास आउट होकर क्या हो रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल पास आउट कर रहा है और देन वो हमारे ह्यूमन का जो एग है वो कंप्लीट हो रहा है, और देन आगे हमारी सेल क्या हो रही है, एराइज हो रही है इसी के थ्रू। ऐसे बातें समझ में आ रही है। ड्यूरिंग द फेज ये है हमारी, और देन ये केसेस हमारी, आपको देखो ऐसा ही टॉपिक्स, ऐसा ही थ्योरी आपको सेल थ्योरी में बोलो तो सेल बायोलॉजी में ऐसे जेनेटिक्स को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपसे ड्राइव हो सकते हैं, आपसे आ सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। सेल और क्या कर रही है, तो आपको हमने अभी बताया सेल क्या कर रही है, सेल और क्या कर रही है, सेल द एक्वायर्ड अनटिल एनर्जी। जो हमारी सेल जो एनर्जी एक्वायर्ड कर रही है, जो हमें जो एनर्जी मिल रही है किसके थ्रू मिल रही है, सेल के थ्रू मिल रही है। और सेल के थ्रू कैसे मिल रही है, आप देख सकते हो, अल्टिन एनर्जी हमें जो प्रोवाइड हो रही है। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम द रिक्वायर्ड एनर्जी, सभी जितने भी जीव हमारे पास है, हमारे पास क्या, हम भी धरती में जितने जीव हैं और भी आप हम जितने भी हैं, सबको रिक्वायर्ड क्या होती है, सबको क्या रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी की रिक्वायर्ड है। एनर्जी के थ्रू ही तो हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं,
आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर को देख पा रहे हो, आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। किसके थ्रू? एनर्जी के थ्रू। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। कमिंग फ्रॉम द सन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो ये एनर्जी किससे प्रोवाइड हो रही है? सनलाइट से हो रही है, सन से हो रही है। बातें समझ में आ रही है ना? किससे हो रही है? सन से हो रही है। गेटिंग? और आगे मेरी बात को सुनिएगा, क्या कहता है, और ये जो सन जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस सेल क्या हो रही है, और जो सनलाइट हमारी जो है, सनलाइट देखिएगा, सनलाइट किसके थ्रू? तो फोटोसिंथेसिस सेल द कैप्चर लाइट एनर्जी यूज लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इन द मेंबर्स कन्वर्ट इन द केमिकल एनर्जी। और क्या कर रही है वो? केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। जो सन से पिगमेंट प्राप्त हो रहे हैं, जो सन से सनलाइट आ रही है, वो सनलाइट क्या हो रही है? वो सनलाइट पिगमेंट के थ्रू मेंबरशिप में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट द मेम्ब्रेन, हमारी जो मेम्ब्रेन बॉडी है, हमारी जो सेल में क्या पाए जाते हैं? जो मेम्ब्रेन सेल पाए जाते हैं, उसको कन्वर्ट कर रही है, किस में कर रही है? इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर इन द कार्बोहाइड्रेट लाइक ए स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च एंड शुगर में क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है। कौन? सनलाइट की एनर्जी को। वो कौन कर रहा है हमारा? वो हमारा सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। ऐसे प्रोसेस हमारे होकर हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। बातें समझ में आ रही है ना? सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और केमिकल एनर्जी स्टोर क्या कर रही है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रही है। देन और उससे क्या मिल रही है हमें? स्टार्च और सुक्रोज मिल रही है, ग्लूकोज मिल रही है, ये सारे मिल रही है। गेटिंग है? और कह रहा है कि एनिमल सेल द इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल, जो एनिमल सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल जो हमारे पास है, ह्यूमन सेल रिसीव एनर्जी प्राइमरी इन फ्रॉम ग्लूकोज। और हम तो उसी एनर्जी को ग्लूकोज फॉर्म में तो क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं ना, ग्लूकोज फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही है, विच द रिसीव्ड बाय द लिवर ऑन द ब्लड स्ट्रीम्स। हमारे को ब्लड स्ट्रीम सारी जगह मतलब इस चीज़ें पहुंच रही है, हमें ये एनर्जी प्रोवाइड हो रही है और एनर्जी मिल रही है, जिसके द्वारा हम ब्लड के थ्रू जो एनर्जी मिल रही है, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने वर्क को अच्छी तरह कंप्लीटली कर पा रहे हैं। गेटिंग है? मेरी बातें समझ में आ रही है ना? इस तरह हम अपने काम को ऐसे एनर्जी लेकर कर पा रहे हैं। वो किसके द्वारा हो रहा है? सेल के द्वारा हो रहा है। गेटिंग है? ऐसे ही अब वन साइड, मैंने क्या बोला? वन साइड द सेल ग्लूकोज। तो सेल ग्लूकोज जो हमारे पास है वन साइड, वो ब्रेक डाउन, वो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ब्रेक डाउन होगा। इट्स द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्रॉम एटीपी विच द यूज फ्रॉम वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। अब हमारे सेल कई सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, मैकेनिज्म हो रही है, उसमें ब्रेक डाउन हो रहे हैं, रिस्पायरेशन हो रही है, कई सारे इन्वॉल्व हैं हमारे सेल अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स को करने के लिए। अब तो उसके लिए क्या? उसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत है। अब एटीपी हमें ऐसे मिल रही है जो आपको मैंने अभी बताया, ब्रेक डाउन होके सेल वाली एनर्जी से हमें एटीपी प्रोवाइड हो रहे हैं। गेटिंग है ना? बातें समझ में आ रही है? ऐसे ही हमें एनर्जी मिल रही है। सेल द एक्सपायर्ड साइंटिफिक सेल द एक्सपायर्ड significant energy to break down रिविल्ड, जो हमने क्या किया? उससे विल्ड किया, उसको क्या करें? ब्रेक डाउन द माइक्रो मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिज्म, जितने ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिजम्स है, मेंटेनिंग द सेल इंडेटली इनेबल द क्विक रिस्पॉन्स द चेंजिंग कंडीशन। जो भी कंडीशन उसको बदलेगा, बदल कर उसको सही कंडीशन में क्विकली लाएगा, मतलब तुरंत लाएगा, और हमें सही कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड होगी और अपने काम को हम अच्छी तरह कर पाएंगे। इस प्रकार ऐसे बातें समझ में आ रही है ना? पक्का 100%। और आप जानते हैं कि सेल जो कैरी आउट करता है वेरियस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहा है हमारा सेल। जैसे हम देखेंगे कि सेल जो कैरी आउट कर रहा है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को, द फंक्शन ऑफ द सेल फंक्शन लाइक द मैकेनिकल प्लांट्स कैपेबल हैंडेड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कि जितने सारे जो काम हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर, चीज़ें आ रही है, मैकेनिज्म हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? उस सब का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है श्रेय किसे? मेटाबॉलिज्म। तो हमारे सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म सही ढंग से हो पा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हो पा रहे हैं, तो देन
वो सेल क्या हो रही है, अपनी टोटल जो केमिकल रिएक्शन है उसको करने में क्या हो रही है, पास आउट हो रही है, और देन वो सही से रिक्वायर्ड कर रही है। वो कौन कर रही है, वो सेल कर रही है। आर गेटिंग पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये काम कौन कर रही है, वो सेल कर रही है। जो मेटाबॉलिज्म में होता है क्या है कि कई सारे जो पास आउट जो भी ब्रेक डाउन होते हैं उसको अपनी केमिकल एनर्जी में रिक्वायर्ड होती है। केमिकल एनर्जी में क्या होती है, उससे फॉर्म किया जाता है, और केमिकल एनर्जी से फॉर्म में हम लोग क्या एटीपी जो भी हमें प्लांट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं ऐसे मिलती है। किसके थ्रू, सेल के थ्रू ही मिलती है। अगर सेल ना हो तो हमें हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म ना होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो हम एक्टिविटीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। देन इजली सेल इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यही आपको बताया कि जो हमारे सेल हैं वो कई सारे मैकेनिज्म एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती है, इंगेज रहती है। कई सारे मैकेनिज्म में भी इंगेज रहती है हमारी सेल। और सेल की जो ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर है, मटेरियल्स है, जितने सारे जो असेंबली है हमारी जो सेल की, वो क्या करती है, उसको रिक्वायर्ड करती है। कौन, हमारी सेल करती है। देन द डायनेमिक मैकेनिकल एनर्जी में भी वो सेल इन्वॉल्व रहती है, उसको भी चेंजेस करके अलग करती है, और उसको भी अपने थ्रू क्या करती है, पास आउट करती है। वो कौन करती है, वो सेल ही करती है, ठीक है। ये सारी वर्क जो हमें सेल की आपको बताते हुए चल रहा हूँ। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, गेटिंग है ना। और मैनी दिस द चेंज ऑफ द इंडिक्ट बाय द शेप एंड द मोटो प्रोटीन। प्रोटीन को भी एक्सचेंज करने का काम कौन करती है, हमारी सेल करती है। और प्रोटीन इंगेज होने के बाद भी साथ साथ हमारी जो सेल है, मैनी टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल यूज ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज़, कई सारे केमिकल एक्टिविटीज़ में, कई सारे मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ में हमारे इन्वॉल्व कौन रहती है। मतलब सेल मानो कि एक तरह से बिजी है, बहुत बिजी है। जैसे हमारे जैसे फ्री थोड़ी बैठी है, आप जैसे फ्री बैठे हो अपने काम के लिए, जब मन आया तब लेक्चर देख लिया, जब मन तब आया तो पढ़ लिए, जब मन तब आया तो जो कर लिए, मतलब जो मन सो। कोई भी काम अपने टाइम के रिगार्डिंग तो नहीं करते हम लोग। बट हमारी सेल ऐसी है नहीं। अगर हमारी सेल ऐसे रहेगी तो हमारे आने वाली जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आने वाले जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो क्या कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी सेल क्या होती है, कई सारी चीज़ों में एक इंगेज रहती है, अपने आप को इंगेज करके रखती है और एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करती है। बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए अभी आप लोग अपने टारगेट में बिल्कुल लगे रहो, रुको मत। और मैंने बोला ना कि सेल के अलग अलग बिहेवियर से ही उसकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं अलग अलग। द सेल आर द डिस्क्राइब एज द रोबस बिकॉज दे आर क्या आप देख सकते हो, दे आर द डिसेबल प्रोवाइड फ्रॉम द डेंजर्स फंक्शनल कंडीशंस एंड बिहेवियर। ये सारी हमारी सेल में देखने को मिलती है, ठीक है ना। इट्स द फंक्शन ऑक्यूपाइज द फीडबैक द क्रिजेंस टू रिजल्ट द सेल अप्रोक्स स्टेज। अलग अलग स्टेज में सेल की जो बिहेवियर होती है, सेल की एक्टिविटीज होती है, वो चेंज होती रहती है, देखने के लिए मिलती है। और जैसे मैंने बोला कि सेल बिल्कुल बिजी है, हमारी जैसी बैठी तो नहीं है और अपने कामों में वो लगी रहती है, ठीक है। और ये मैं कह रहा था कि जो आपकी जो सेल है, वो सेल आप देख सकते हो मेंटेन द ऑर्डर स्टेट द रिक्वायर्ड कंटेंट्स विच इज़ द कैपेबल एनर्जी को भी रिक्वायर्ड करती है और उसको क्या करती है, कैपेबल बनाती है, ठीक है ना। वो कौन काम करे, हमारी सेल। और इसके साथ साथ जो हमारी सेल है वो और भी क्या करती है, तो इम्पोर्टेंस रेगुलेटर मैकेनिज्म, वो हमारे जितने भी मैकेनिज्म्स है उसको रेगुलेट करने का काम कर रही है। फेल द सच एज डीएनए डुप्लीकेशन एरर ऑफ द ब्रेकडाउन कंट्रोल लीडिंग द मेंटेनेंस कैंसर सेल। देखो कहने का मतलब है कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट हमारी जो सेल है बिल्कुल बिजी अपने काम को मेंटेन करने में लगी हुई है। अब हमारी जो सेल है इंगेज है अपने एक्टिविटीज़ को करने के लिए। बेचांस मान लो कोई सेल आ रही है तो उसको अपने हर एफर्ट लगाकर जो भी हमारी डैमेज सेल है उसको रिपेयर करेगी, और जो इफेक्ट होने वाली हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडीज में डिजीज आने वाले, जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कर रहे हैं, उसको पास आउट करेगी, उसको उससे लड़ेगी। और देन अगर कभी एबनॉर्मल बिहेवियर से सिर के अगर ऐसे वे चांस बिहेवियर से, तभी जाके हमारे कैंसर सेल है जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर वो कंटिन्यू हमारी बॉडी में कंटिन्यू लगे रहेंगे तो सेल क्या करेगी, उसको हमेशा पास आउट करेगी, हमेशा उससे लड़ने की काम करेगी। कौन, वो हमारी वो सेल करेगी। अगर कभी
ऐसा हो, अगर ना कर पाए तो तभी जाकर हमारा जो कैंसर सेल है उस पर अपना काम करना स्टार्ट करती है। देन डीएनए अपने डीएनए के थ्रू क्या करती है, रिप्लिकेशन बढ़ाने का काम करती है, अपने संख्या को बढ़ाने का काम करती है। कंट्रोल हमेशा सेल जो है उसको कंट्रोल करने का, पास आउट करने का काम करता ही करता है हर हालत में। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि सेल जो हमारी क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन इसलिए है कि सेल सब काम खुद से करती है, अपना काम स्वयं करती है। कैसे? जैसे डीएनए में कुछ भी चीज़ डैमेज है, हमारी कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ डैमेज है तो सेल ही उसको पास आउट करती है। पास आउट करने का मतलब ये है कि जैसे डीएनए में जो भी रिप्लिकेशन है, कुछ भी है, अगर वो डैमेज है तो उसको सेल ही देखती है। मान लो डीएनए कहीं यहाँ इफेक्ट होगी, इस जगह इफेक्ट होगी, इधर हो गई, किधर भी होगी, मतलब सेल जिधर भी उसका डीएनए इधर इफेक्ट हो गया, उधर ब्रेकडाउन हो गया, उधर भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसको सिग्नल देने का काम, उसको रिपेयर करने का काम कौन करती है? सेल। सेल किसी से उधार नहीं मांगती है कि मुझे ये चीज़ दो तो मैं जाकर मैं यहाँ ठीक करूँगी, मुझे ये दो, मतलब किसी से भी। वो सेल्फ डिपेंडेंट है और सेल्फ रेगुलेशन उसके इसलिए बोला गया है। तो वो काम सारी जो डीएनए डैमेज का, रिपेयर का, कुछ भी काम जो है स्वयं करने का काम करती है। हमें पता है, हमें ये जो वर्क है, जो सेल का फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं, बल्कि हमें सेल से खुद सीखना चाहिए कि अपना वर्क जो है खुद करना चाहिए। हमें खुद से, हमें किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम, अपना वर्क खुद करना चाहिए, जो अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने हर वर्क के लिए क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इसे तो डीएनए डुप्लीकेशन करता ही करता है सेल। हमारी बात समझ में आ रही है ना? इस प्रकार हमारे सेल क्या करता है, कंप्लीट से कंप्लीट अपने वर्क को खुद ही डन करता है। गेटिंग है? मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जो सेल हमारी है, सेल आर द एबल टू रिस्पॉन्स टू सबमिटेड। जितना भी रिस्पॉन्स आता है उसको सब कौन करता है? सेल ही उस रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। उस रिस्पॉन्स को भी ऑब्जर्व, उस इस रिस्पॉन्स का रिजल्ट देना, उस रिस्पॉन्स का आंसर देना, वो कौन काम करता है? वो सेल ही करता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, कल हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और कल के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट होगा सारी चीज़ें। अगर दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मेरी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जहाँ से जहाँ जितना हो सके आप लोग रेगुलर लगे रहें। हमारे सेल बायोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर रहेगा, हमारा कंप्लीट सेल बायोलॉजी कंप्लीट होगा। और आपको मैं ये सीक्वेंस में दे दूँगा, आपको मैं शेड्यूल दे दूँगा कि हमारे जितने भी जो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो भी है किस किस दिन होने वाला है। और जैसे हमारा अभी चल रहा था एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा था, प्लांट टेक्सोनॉमी चल रहा था, वो भी हमारी एक सीक्वेंस में कंप्लीट डे बाय डे होती चली जाएगी। तो आपकी शेड्यूल मिल जाएगी। बाकी अपने इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अपने इमोशन को एक सही डायरेक्शन देने के लिए इमोशन बेच में आएँ। और इमोशन बेच में हमेशा आपको ग्रेट डायरेक्शन लेके आता है, इसलिए ग्रेट डायरेक्शन में हमेशा बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।